नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर अपने मिशन बंगाल पार्ट 2 के तहत बर्दवान पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। पिछले दौरे के दौरान जहां जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने काफी सुर्खियां बटोरी, अब बीजेपी का एक मुठ चाल या एक मुट्ठी चावल अभियान सुर्खियों में है। राज्य में इसे लेकर काफी उत्साह है, तो बीजेपी भी इस अभियान के जरिए बंगाल में मिशन 200+ को नए पंख देना चाहती है। राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के 48,000 गांवों में किसानों के घरों पर जाकर चावल एकत्र करेंगे और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में घिरी केंद्र सरकार बंगाल में नई रणनीति के साथ देश भर में संदेश देना चाह रही है कि देश में किसानों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ और कृषि कानूनों के समर्थन में है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिशन बंगाल पर जेपी नड्डा ने पहले राधा गोविंद मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद जगदानंदपुर गांव में जनसभा की, फिर एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की और किसान के घर खाना खाया। बीजेपी अध्यक्ष के मिशन बंगाल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर बात करते हुए क्या कुछ कहा है। गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है, तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। यहां एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, जो गर्मजोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। ये जो मुझे यहां दिखने को मिला है, मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी ताकत के साथ बोले, गरजे और उनके निशाने पर ममता दीदी रही। और ममता दीदी क्यों निशाने पर रही, उसकी वजह आगे आने वाले अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जहां पर बीजेपी मिशन 200+ के एक मिशन के साथ उतरी है कि उसे इतनी सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करनी है और ममता सरकार को सत्ता से बाहर करना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त जुड़ गई है, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। अनिर्बान बनर्जी टीएमसी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं, कई बार हमारे कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। हमारे साथ अनुज अत्रे, नेता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। अनुज भाई को भी आप देखते रहे होंगे। सैयद वलीउल्लाह कादरी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ ही देर में लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में मानस बनर्जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी इंतजार होगा। बंगाल की पॉलिटिक्स, फिलहाल चल रहे बंगाल के हालात पर क्या कुछ उनका सोचना है, उनकी न्यूट्रल वॉइस क्या कहती है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रियंका टिब्रेवाल,
आपके पास ही आता हूं क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर गरज रहे हैं और इससे पहले जब वो पहुंचे थे तब काफिले पर हमला हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी काफी ज्यादा चोटें आई थी, पत्थरबाजी हुई थी और इस पर राजनीति जबरदस्त हो गई थी इस मुद्दे पर। लेकिन अभी जो एक मुट्ठी चावल की बात बीजेपी कर रही है पश्चिम बंगाल में, क्या 48,000 गांवों से एक एक मुट्ठी चावल हासिल करने के बाद वो ये सोच रही है कि जिस तरीके से लोगों से लिया हुआ एक एक मुट्ठी चावल उसके पास आ रहा है, उसी तरह से इन गांवों के वोट भी उसके पास आएंगे और वो नई सत्ता अपने हाथों में रख पाएगी? प्रियंका, देखिए ये जो है ये विपक्ष की सोच होगी कि ये एक मुट्ठी चावल जो है वोटों के आधार पर किया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। हम पश्चिम बंगाल के किसानों को ये बता देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा से खड़े थे और खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि देखिए अभी किसानों का मुद्दा जो है चारों तरफ से एक ऐसी आवाज चल रही है, एक साजिश चल रही है जो अपोजिशन कर रहा है दिखाने की। तो वहां हम किसानों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो पैसा किसानों के हक का था, जो उन तक पहुंचना चाहिए था, पिछले 2 वर्षों से बीजेपी लगातार कोशिश की हमने सेंट्रल सरकार के द्वारा जो पैसा उनको मिलना चाहिए था, वो पैसा ममता सरकार ने उन तक पहुंचने नहीं दिया। और अब जब ये किसान का मुद्दा चारों तरफ से आवाज कर रहा है तो ममता सरकार को डर लगा कि अरे अब तो अंगुलियां मुझ पर उठेंगी कि तुमने क्या किया है पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए, तुमने तो हक का पैसा उन तक पहुंचने भी नहीं दिया। तो यही ममता सरकार अब उस डर के कारण पिछले 4-5 दिनों से कह रही है कि नहीं, पैसा हम किसानों को पहुंचा देंगे, आप दीजिए, मगर फिर भी पैसा इनको चाहिए। तो वहां भी अपनी कटमुनी की बुद्धि लगा रही है, हर चीज में पैसा इनको खाना है। अम्फन में ये पैसा खा गए, जब ऑडिटर जनरल हिसाब मांग रहा है इनके पास हिसाब नहीं है। हिसाब क्यों नहीं है भाई? ये कहती है मैं केंद्र सरकार को हिसाब नहीं दूंगी, क्यों नहीं देगा? आप हिसाब क्यों नहीं देंगी? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा जो है ये जनता का पैसा है जो केंद्र सरकार ने यहाँ बंगाल के लिए अलॉट किया था अम्फन में। तो हिसाब तो मांगेगी सरकार और हिसाब आपको देना है। नहीं देना इसका मतलब आपके अंदर चोरी बढ़ती है, आपने चोरी की है, इसलिए आप हिसाब नहीं दे सकते। अनिर्बान, चावल की बात से मैंने शुरुआत की थी और मैं उसे विधानसभा चुनाव तक ले गया था, लेकिन प्रियंका टिब्रीवाल का कहना है कि ये केवल विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, ये दरअसल बात है किसानों के हक की और किसानों के हक में ममता फेल रही है। अगर ममता को केंद्र की तरफ से किसानों से फंड मिला तो उसका अगर हिसाब ममता नहीं दे पाएंगी तो उसमें ममता के लिए आगे कुआं पीछे खाई हो जाएगी, क्योंकि अगर देती हैं तो ये पता चलेगा कि पैसा कहां कहां किसानों के हक में खर्च हुआ है, और अगर नहीं दे पाती है तो फिर इसमें भी एक और घपलेबाजी की बात बीजेपी उठा सकती है। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा का दौरा और एक मुट्ठ चावल की शुरुआत बीजेपी की आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर की गई है, या फिलहाल आजकल के जो हालात हैं उससे बचने की कवायद का हिस्सा आपको लगता है? अनिर्बान, बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि जो बंगाली है, बांग्ला के रहने वाले, वो बेवकूफ। इनको लगता है कि ये कहेंगे कि हम किसानों के भलाई चाहते हैं, इसलिए आपके घर घर में ये चावल हम लोग लेंगे, आपको किसान के बारे में, किसान जो कृषि आइन है उसके बारे में समझाएं। लेकिन इनको पता नहीं है कि हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर में जो लाखों किसान बैठे हुए हैं, 40 दिन पार हो चुके हैं, लगभग 50 किसान मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद इस बीजेपी गवर्नमेंट, इस बीजेपी पार्टी का सर्व भारतीय सभापति है जेपी नड्डा साहब, वो एक बार भी क्या वो किसानों के बीच गए हैं? क्या वो कहे कि हम वहां जाकर हम किसानों को समझाएंगे कि भाई ये जो आइन है, ये जो कानून है आपके लिए भलाई के लिए है? ये वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनको भी पता है इनका जो काम है ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं ये लोग। ये किसान समझ चुके हैं और बांग्ला के जो चाची भाई लोग हैं वो तो समझते है ही है, जो साधारण लोग जो चाष से जुड़ा हुआ नहीं है, कृषि काज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी समझते हैं। इसीलिए ये दूर दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। जहाँ किसानों के आंदोलन हो रहा है वहां से 1000 किलोमीटर दूर ये बर्धमान में आकर ये जो नाटक खड़ा कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए हमारा दिल धड़कता है, ये बिल्कुल हम समझते हैं, बांग्ला के सारे लोग समझते हैं कि ये आप जो कह रहे हैं ये एक छलावा है। अगर आपको कोई अंदर आपकी हिम्मत है तो आप दिल्ली बॉर्डर में जाइए, किसानों से बात कीजिए, वो अगर आपकी बात मान लेते हैं तो हम भी आपकी बात मान लेंगे। चैलेंज रहा।
चैलेंज रहा। अगर दिल्ली और आसपास लोग बात मान लेते हैं तो हम भी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन अनिवार एक बात यहाँ पर सोचने की है। खैर, मैं प्रियंका टिब्रेवाल को बाद में बीच में लाऊंगा, अभी अनुज अत्रे भाई भी हमारे साथ हैं, और वो ये है कि जो कुछ भी दिल्ली की सीमाओं पर हो रहा है, अगर इतनी ही उत्तेजना है तो आपसे भी ये सवाल होगा कि क्या बंगाल में ये स्थिति है, और अगर नहीं है तो उसकी वजह आपको क्या दिखाई पड़ती है? इसका मतलब या तो बंगाल का किसान प्रेजेंट जो कृषि कानून है उनसे खुश है, या फिर ममता ने उन्हें खुश रखा हुआ है, ममता दीदी की नीतियों ने, या फिर उसको और बेहतर कल दिखाने के लिए शायद बीजेपी दिख रही है। क्योंकि जेपी नड्डा ने इसी का एक इशारा देते हुए किसान के घर गए, उनके घर जाके खाना खाया। जाहिर सी बात है 4 महीने बाद जो कुछ होने वाला है विधानसभा चुनाव, उस पर नजर होगी। राजनीति कोई भी कदम यूं ही नहीं बढ़ाती। अनुज अत्रे भाई, जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस हालांकि पश्चिम बंगाल में सत्ता से बहुत सालों से बाहर है, आगे भी कब आएगी इस बारे में आप भी शायद कुछ कंफर्म ना कह पाए, लेकिन फिर भी राजनीति का जो रूप इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, इसकी वजह अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव है, और या फिर बीजेपी के वारों के सामने ममता दीदी अब अपने को असहज महसूस करना शुरू कर चुकी हैं। देखिए रोहित जी, बंगाल का जो अगर हम इतिहास उठा के देखें, चाहे आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, ये एक हमारा ऐसा देश है जहां पर जो सांस्कृतिक प्रदेश कहलाया जाता है, जहां से देश की संस्कृति का निकास होता था। और लेकिन आज ममता दीदी हों और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने भी उस कल्चर को चेंज करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसको हिंसक प्रदेश बना दिया। किसी तरह से चुनाव जीतने की ललक में जो है वहां पर हिंसा पे उतारू होकर के कहीं सांप्रदायिकता का जहर घोलना, कहीं आपस में धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर जहर घोलना, लोगों की हत्याएं करवा देना, चाहे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या करवा देना या दूसरी पार्टी का। क्यों लगातार बीते जो है कई वर्षों से अगर वहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही है, राजनीतिक हिंसा हो रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं का, नेताओं का नाम आता है। इस चीज का जवाब जेपी नड्डा जी नहीं देंगे। आज जेपी नड्डा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो अभी आपने भी चलाई थी, कि उन्होंने वहां पर तृणमूल कांग्रेस के करप्शन की बात बोली। बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं करप्शन की बात होनी चाहिए। शारदा चिट फंड घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला था, जिसके लिए लाखों लोग जिसमें जो है उनका पैसा उसमें डूब गया, लेकिन उसके जिम्मेदार आदमी को तो आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। मुकुल राय जो सबसे ज्यादा उसमें उसके लिए जिम्मेदार थे, सबसे बड़े उसमें एक तरह से उनका इसमें भागीदारी थी इस षड्यंत्र में और इस घोटाले में, आपने तो भारतीय जनता पार्टी की उनको गंगा में डुबकी लगाकर किया और उनको जो है क्लीन चिट दे दी। क्यों भाई? ये भी तो बता देते नड्डा साहब कि ये जो शारदा चिटफंड स्कैम है ये मुकुल राय जी की देन है और वो हमारी पार्टी में है इस समय और बहुत बड़े नेता है बंगाल के। ठीक है अनुज अत्रे, आपके सवाल का जवाब बेहतर तो प्रियंका ही दे पाएंगी और वही समझा पाएंगी लोगों को कि आखिर मुकुल रॉय की मौजूदगी और शारदा जो स्कैम है उसका क्या कनेक्शन है। अगर इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है तो फिर मुकुल रॉय को लेकर क्या बात होगी। खैर, मानस बनर्जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। मानस साहब, यहाँ पर कांग्रेस के अनुज अत्रे साहब का कहना है कि बीजेपी और टीएमसी ने बंगाल को हिंसक प्रदेश बना दिया है, लेकिन इससे पहले जब सीपीआईएम और लेफ्ट की सरकार थी और टीएमसी वहां पर इमर्ज कर रही थी, तब लेफ्ट और टीएमसी के बीच इसी तरह की झड़प हुआ करती थी। क्या वाकई ये जो पूरा का पूरा इल्जाम है ये बीजेपी पर जा रहा है, या फिर बंगाल का जो रक्त चरित्र है वो बंगाल की राजनीति में इस कदर घुल मिल गया है कि चुनाव हो, सत्ता को हाथ में लेना हो तो बंगाल इसी तरह उलझता हुआ दिखाई पड़ता है? मानस जी। हाँ, बात यह है हिंसा का राजनीति जो चल रहा है, ये सीपीएम ने इसको शुरुआत किया था। सीपीएम जब यह सत्ता में था ये शुरुआत किया था हिंसा का राजनीति, ममता ने बदला ले ली। इसका बाद क्या हुआ, अभी बीजेपी जो आ रहा है, अभी बीजेपी का सबसे बड़ा चीज है जो आज जेपी नड्डा जी ने जो काटवा में आया, काटवा में जो सभा उन्होंने मंच पर जो बोला है, ममता को ऊपर एतिकी हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने तो हमारा जो कोविड-19 जब चल रहा था उस काल में, कोविड काल में मोदी जी को भेजा दिया हुआ ये जो राशन का चावल भेजा था यहाँ पे, ये चावल टीएमसी नेताओं ने चोरी कर लिया। ये चोर का पार्टी है, ये चोर का पार्टी है। ये ट्रिपल भी जो दिया था ट्रिपल भी चोरी कर लिया। बोले ये चोरों का बात छुपाने के लिए ये लोग अदालत में भी गया था। लेकिन बात यह है कि अभी ये जो कांग्रेस जितना भी बोले, सुनिए, अधीर चौधरी का एक गांव था मुर्शिदाबाद एरिया में,
उस पे शुभेंदु चौधरी तो शुभेंदु अधिकारी ने तो ज्यादा से ज्यादा सीट ले लिया और तृणमूल को दे दिया था उसका जब तृणमूल में जब थे। अभी क्या अधीर चौधरी अभी प्रेसिडेंट बन गया। ये अधीर चौधरी ना तो पत्रकार का साथ मिलते हैं ना किसी का साथ जनसंयोग करता है। कांग्रेस का तो बात छोड़िए, कांग्रेस का कोई मुद्दा ही नहीं है, सीपीएम का भी नहीं है। असली लड़ाई तो होगा तृणमूल का साथ, बीजेपी का साथ लड़ाई होगा। डायरेक्ट कुछ कुछ एरिया में होगा कांग्रेस का साथ, लेकिन ज्यादा ये ट्रायंगुलर फाइट जो है ये सब जगह में नहीं है। ज्यादा डायरेक्ट फाइट होगा ममता बनर्जी का तृणमूल और कांग्रेस का ये बीजेपी का साथ। मानस भाई, मानस जी ये पिछले लोकसभा इलेक्शन को अगर देखें और उसके जो फिगर्स हैं अगर उसे समझे तो बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी पिछले लोकसभा इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में। और इन 18 सीटों में अगर लीड देखी जाए कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखा जाए तो 125 सीट थी जहां बीजेपी लीड कर रही थी। अगर गवर्नमेंट बनानी है, फॉर्म करनी है वेस्ट बंगाल में बीजेपी को, तो बीजेपी के पास केवल 25 सीट्स का अगर 125 माना जाए उसके हाथ में है तो जोर लगाना है। यानी ये जो कुछ भी जेपी नड्डा के बयान आ रहे हैं, एक मोट चावल आ रहा है, ये सब माना जाए उस फिगर के नजदीक जाने की कोशिश है जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट बना दे। आप कैसे देखते हैं इसको? अभी देखिए 125 में तो आगे बढ़ रहा था पहले, अभी इससे भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि जब शुभेंदु चौधरी और आ गया, अभी राजीव बंदोपाध्याय भी आ गया और भी नया जितना मंत्री भी आ गया और भी 15 नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करने का कोशिश कर रहा है। वो 30 तारीख को मेरे ख्याल से 30 जनवरी को अमित शाह जी आएंगे, उसका साथ ही उसको और 15 आदमी आ जाएंगे। लेकिन आने का मतलब नहीं है, ऐसे बीजेपी का जनाधार तो बढ़ गया यहाँ पे। वो जो तृणमूल का जितना वो आ रहा है, बड़ा बड़ा नेता मंत्री सब तृणमूल के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बात कर रहा है। और ममता जी का एक बात, हाँ बोलिए, इसमें अभी क्या है 150 उन्होंने तो कहा था 200 सीट के लिए 200 सीट हमें मिलेगा, अमित शाह जी ने बोला। मुझे लगता है 150 तक तो पहुंच जाएगी, ये तो कोई बात नहीं है। और उसी को लेकर फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीति है जहां पर बयान काफी तेजी से रखे जा रहे हैं, जहां पर मुद्दों को खड़ा जा रहा है। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ हैं। मानस बनर्जी, प्रियंका टिब्रेवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल से, और वो ये बात कह रहे हैं कि जो तमाम नेता टीएमसी छोड़कर आए हैं इस वक्त बीजेपी में, उन्होंने बीजेपी की स्ट्रेंथ और बीजेपी के उस मिशन 200+ को बहुत ज्यादा बल दिया है। लेकिन यहीं पर अनुज अत्रे का वो सवाल भी आ जाता है कि शारदा स्कैम की जब बात उठाते हैं जेपी नड्डा तो वो भूल जाते हैं कि इसका नाम कहीं बहुत मुकुल राय से जुड़ा है जो आज बीजेपी के वहां बड़े नेता हैं। तो क्या जो कोई भी बीजेपी में आएगा वो पवित्र होता चला जाएगा और बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करती जाएगी? क्या बंगाल में यही नीति है बीजेपी की? जी, मैंने दोनों की बात ही सुनी, टीएमसी का पक्ष जो रख रहे हैं अनिर्बन जी उनकी भी बात सुनी थी और अनुज जी की भी सुनी थी। मैं एक एक करके दोनों की बातों का जवाब देती हूँ। पहले तो अनिर्बन जी ने जो शुरुआत की थी मैं उसके लिए बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन रेज करती हूँ। उन्होंने कहा था बंगाल के रहने वाले बंगाली को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मैं उनको बता देती हूँ, बंगाल में रहने वाले जो बंगाली हैं उनके साथ काफी और भी जात के लोग हैं, काफी और भी धर्म के लोग हैं, मगर ये फिर विभाजन की राजनीति करते हैं। ये उनको पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं मानते, उनको ये आउटसाइडर समझते हैं। दूसरी बात, ये बॉबी हकीम ने कहा था, आज ही कहा कि भारतवर्ष के किसान के बारे में क्यों नहीं बात करते, पश्चिम बंगाल के किसानों को भूल जाइए। कैसे भूल जाएं? यही तो आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि पश्चिम बंगाल जो भारतवर्ष का हिस्सा रहे। तो हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों की और किसानों के हित में जो बात है वो जरूर करेंगे, उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। आप यहाँ बैठे बैठे हरियाणा के किसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के किसानों का हक का पैसा था उसके बारे में आप आवाज नहीं उठाते, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। इससे आपके इंटेंशन पता चलते हैं। दूसरी बात, अब अनुज जी की बात पर मैं आ जाती हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, ऐसे लोगों को लेती है धोती है। तो सर ऐसा है कि ये सब जो चरित्र है ये कांग्रेस का चरित्र था, जिस वक्त में वो इमरजेंसी लगा देते थे, लोगों को अंदर भेज देते थे, सीबीआई ईडी वो चलाते थे। हम ऐसा नहीं करते सर, हम एजेंसीज को इंडिपेंडेंटली अपना काम करने देते हैं। ना ही हम सीबीआई चलाते हैं, ना ही हम ईडी चलाते हैं। पहली बात ये कि मैं ये पूछती हूँ कि आपने जजमेंटल होकर के जो अभी कह दिया कि मुकुल रॉय तो दोषी थे, वो सबसे ज्यादा दोषी थे इसमें। सर ये अथॉरिटीज आपको किसने दिया इसको जज करने का? ये काम तो सीबीआई और ईडी का है, ना कि मेरा ना आपका, बल्कि कोर्ट का काम है। तो वो अपना काम करेगी। हाँ, जिस दिन ये साबित हो गया कि वो इसमें दोषी थे तब आप बीजेपी का स्टैंड पूछिएगा, आज नहीं। अनुज अत्रे, वो
अनुज अत्रे, प्रियंका टिबरेवाल ने एकदम सीधा जवाब दिया है। जिस दिन दोषी साबित हो जाएंगे उस दिन बीजेपी का स्टैंड पूछेगा। आज आप और कोई और ये तय करने वाला नहीं हो सकता कि मुकुल राय किस स्कैम से किस हद तक जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने प्रियंका जी ने बोली है। उनको कौन बरी करेगा और कौन दोषी सिद्ध करेगा? जिस दिन से बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये बता दे क्या सीबीआई ने एक बार भी उनको जांच के लिए बुलाया है, पूछताछ के लिए बुलाया है? उसी दिन से उनकी इंक्वायरी बंद हो गई है। आप ये उठा के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये अकेला मुकुल राय जी का उदाहरण नहीं है। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सत्ता में आई है, अगर मैं आपको 2-4 नाम बताऊं तो आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कर्नाटक के बता दें, रेड्डी बंधुओं के खिलाफ क्यों आपने जो उनकी जांच बंद कर दी जब से वो खनन मामले में उनकी जांच मुझे थी? खाली ये जवाब दीजिए आप ये दुरुप्पा जी का बता दीजिए। और अभी ताजा कल्चर कांग्रेस का रहा वही बीजेपी का रहा होगा। थोड़ा सुन लीजिए। कांग्रेस का जो कल्चर था सर वो कांग्रेस के साथ खत्म हो गया। हम एजेंसी को देखिए, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं रहा। ये कांग्रेस का कल्चर कभी नहीं रहा। इमरजेंसी लगा देते थे, जितने अपोजिशन के नेता हैं उनको जेलों में भर देते थे। ऐसा बीजेपी के इतिहास में नहीं होता है सर। ये सिर्फ कांग्रेस ने किया है। प्रियंका जी सुन लेते हैं अनुज अत्रे को, क्योंकि ऐसी बहस में अनिर्बान को भी मौका नहीं मिलेगा। मनोज बनर्जी भी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। हम सुन लेते हैं पहले अनुज भाई को, उसके बाद अनिर्बान के पास चलते हैं। रोहित जी, मैं 1-2 चीजें पूछना चाहूंगा, उसका ये जवाब दे दे। मैं इनकी हर बात स्वीकार करता हूं। अभी पिछले वर्ष महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, सबको पता होगा, जब बीजेपी हार गई थी। क्या हुआ था कि रात के 3 बजे अजीत पवार जी के साथ इन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी देवेंद्र फडणवीस जी को, तो क्यों रात के समय में उनके 9 केस जो चल रहे थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, जो भारतीय जनता पार्टी ने ही आरोप लगाए थे, किस पैमाने पे, कौन सा ऐसा उनके ऊपर रात में जो है वो उनका दोष खत्म हो गया था कि जो वो सरकार के लिए तैयार हुए उनके खत्म हुए? आप ही की सरकार ने खत्म किया था जब आपने उनको दिलवाई थी। उससे पहले बता दीजिए, आपके तमाम ये जो हेमंत बिस्वा सर हैं, इनके खिलाफ आसाम में इनके खिलाफ जो कार्रवाई, अनुज भाई बंगाल के मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दों पर ना ले जाएं। और ठीक है, मैं आपका पॉइंट हो गया। प्रियंका टिबरेवाल, यहाँ मुझे इंटरवीन करने दीजिए। अनुज अत्रे साहब, जहां तक बात है महाराष्ट्र के इलेक्शन की, तो मैं और आप बखूबी समझते हैं उसे गठबंधन ने जीता था, शिवसेना और भाजपा के। उसके बाद क्या हुआ, उसमें बीजेपी हारती नहीं है अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए। लेकिन ये मुद्दा हमारे मुद्दे से अलग है। अनिर्बान, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। बात सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां पर बीजेपी के नेता एग्रेसिवली इस वक्त उतरे हुए हैं। एक मोट चावल, हर गांव में हर परिवार के पास जाना और उससे चावल मांगना, यानी कि उसके साथ उसके भोजन में अपने को भी उसके सामने रखना और उससे मांगने की स्थिति करना। कहीं बहुत बीजेपी उस परिवार के नजदीक जाने की कोशिश नहीं कर रही है। और रही सही कसर उन नेताओं ने तो पूरी कर दी टीएमसी के लिए, जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है इन मौके पर। मैं बोलूं कुछ? जी अनिर्बान बोलिए, आप ही को सवाल है। हाँ जी, तो प्रियंका जी जो भ्रष्टाचार को लेकर वो कह रही थी, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका जी, शुभेंदु अधिकारी जो नारोदा के स्कैम का जो वीडियो था, आपने ही दिखाया था 2016 से पहले, पैसा लेने वाला वीडियो यूट्यूब से हटा क्यों दिए भाई? अगर आपको वेट ही करना था तो वेट कर लेते। सबके सारे वीडियो। अनिर्बान भाई, ये वीडियो कितने दिनों से था? ये वीडियो कितने दिनों से था यूट्यूब पे? ये 2016 से उन्होंने अपने चैनल पे डाला। आप लोगों को अब तक दिखा था कि नहीं दिखा था? टीएमसी को दिखा था कि नहीं दिखा था? नहीं, बिल्कुल दिखा था। बिल्कुल दिखा था। तो आज अगर वो बीजेपी चले गए तो आपको वीडियो की याद आ गई? वो चैनल हमारा नहीं है, वो बीजेपी का खुद का चैनल है। वो खुद कह रहे थे शुभेंदु चोर है, तो वो शुभेंदु जब उनके पार्टी में आ गए वो वीडियो हटा दिए। वो वेट कर सकते थे, जैसे प्रियंका जी कह रही थी, सीबीआई चार्जशीट देने तक वेट कर सकते थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये चैनल जिसका भी था, इससे पहले भी आप देख रहे थे, लेकिन अब जब तक शुभेंदु गए नहीं तब तक उनकी गलतियां आपको दिखी नहीं, लेकिन वो चले गए तो आपको इस पर एतराज है। हम कुछ नहीं कह रहे, चैनल भी बीजेपी का है, दावा भी उनका है, हटाया भी उन्होंने है, तो आंसर तो उनको करना है। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम यही कह रहे हैं कि नड्डा साहब जो है दिल्ली के रहने वाले हैं, वो दिल्ली में किसानों के साथ बात करना नहीं चाहते। हजारों कोलकाता आ जाते हैं, वर्तमान आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहें? उनके मन में कुछ गलत इंटेंशन इसलिए आ रहे हैं। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होता कि जो सीबीआई बनाया है बहुत बढ़िया है, तो जाकर बात करते। वो आज तक दिल्ली के किसानों
आए वो बर्धमान आकर एक मुट्ठी चावल क्या लेंगे? वो जो छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है मैं लौट के आता हूँ प्रियंका आपके पास भी आता हूँ, अनिर्बान आपके पास भी आता हूँ, मानस बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं लौट के आता हूँ, हेडलाइंस ले लेता हूँ और उसके बाद मिशन 200+ जिसकी बात बीजेपी अब कर रही है बंगाल की पृष्ठभूमि, बंगाल के धरातल पर जाकर वो कितनी ज्यादा हकीकत से नजदीक है उस पर। और अब शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के बाद इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। अमित शाह से दोबारा मिलने पहुंचे राज्यपाल धनखड़ गृह मंत्री शाह से उनके घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। अक्सर राज्यपाल धनखड़ की कोई भी कोशिश, कोई भी कवायद सुर्खियों में आ जाती है और इस लिहाज से भी आ जाती है कि ममता बनर्जी के साथ उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो संबंध हैं, जो सार्वजनिक जीवन में अक्सर हमको ट्वीट्स और सोशल मीडिया के जरिए दिखते हैं, उनमें तल्खी खुले आम दिखाई पड़ती है। तो अगर गृह मंत्री से राज्यपाल मिलने पहुंचे हैं तो इसका बड़ी खबर बनना भी लाजमी है कि आखिर वो क्या वजह है कि राज्यपाल गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बीच जबकि राज्यपाल धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी नेताओं का एक के बाद एक पश्चिम बंगाल का दौरा हो रहा है। राजनीतिक हिंसा भी यहां पर बढ़ रही है, लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ जुड़े हैं टीएमसी से, हमारे साथ दोनों जत्रे साहब नेता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब आपसे शुरुआत कर लेता हूं और शुरुआत आपसे सिर्फ सीधे यही कि जो कुछ भी अब दिख रहा है, जो तल्खी अब दिख रही है, जो पूरे मुद्दों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर या पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर दिखाया जा रहा है, बीजेपी ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो ममता के गढ़ में उन तमाम मुद्दों को उठाने में, उभारने में कसर नहीं छोड़ेगी, जिससे आने वाले 3-4 महीनों में एक नैरेटिव कायम किया जा सके, लोगों का माइंडसेट बदला जा सके। और अगर यह हो पाता है तो शायद टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है अगर रिजल्ट ये करने के बाद हासिल होते हैं। फिलहाल पूरे पश्चिम बंगाल में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या जनता बीजेपी के नए बनाए जा रहे या गढ़े जा रहे नैरेटिव को समझ रही है या वो अभी भी ममता बनर्जी के परिवर्तन के साथ ही है? ममता बनर्जी का परिवर्तन तो चाहते हैं यहाँ पे। एक बात है, मैं दो बात कहना चाहता हूं। दो बात है मेरा, एक है जो किसान संगठन जितना है, ये किसान संगठन आज नड्डा जी ने वो जो किसान जितना ग्राम सभा आयोजन किया, वो कह रहे 40,000 ग्राम सभा हमने बंदोबस्त कर देंगे, इसमें 40,000 तो हम खाना खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। इसके लिए क्या हुआ कि आज ये तो पॉलिटिकल भोजन हो रहा है, ये तो सब समय पहले चुनाव के पहले भोजन हो रहा है। पॉलिटिकल भोजन के लिए किसान संगठन क्या हुआ? हेलो जी, बोलिए अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो अभी किसान संगठन को जोड़ना चाहता है, जोड़ने के लिए आ गया। इसका साथ एक ही बात है, आवाज नया एक इश्यू आ गया तृणमूल की तरफ से। ये तृणमूल की तरफ से आवाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद। ठीक है, आपके साथ कुछ तकनीकी समस्या हो रही है। मैं अनिर्बान के पास इस वक्त सीधे जाता हूं। अनिर्बान, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में आप देख पा रहे हैं इस वक्त, कभी टीएमसी का जो मुख्य सामना हुआ करता था वो लेफ्ट से हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। टीएमसी का सीधा मुकाबला भगवा यानी बीजेपी के साथ ज्यादा है और बीजेपी का चैलेंज टीएमसी को दिख भी रहा है, क्योंकि टीएमसी के कद्दावर नेता, उसका बेस टूट रहा है। ऐसे में अगर एक मोट चावल की बात बीजेपी करती है तो ये क्या आपको लगता है या टीएमसी को लगता है कि जमीन पर आंकड़ों को बदल सकती है पश्चिम बंगाल में? बात कर रहे हैं, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी को 125 सीट पे बढ़ोतरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिस प्रदेश का इलेक्शन हुआ है, ऑन एन एवरेज बीजेपी 15% वोट उनका कम हुआ है। दिल्ली में 17% कम हुआ था, झारखंड में 22% कम हुआ था। जितने भी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा में उनको जितना वोट प्राप्त हुआ है उससे 15 से 22% का उनका घाटा हुआ है। तो इससे ही पता चलता है कि
वेस्ट बंगाल की जो चुनाव अनिर्बान भाई, मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हुए हैं, अगर आपको याद हो। डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हैं, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, मैं असेंबली इलेक्शन का बात कर रहा हूँ। ये मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा था कि डीडीसी इलेक्शन एकदम स्थानीय, लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर थे, गांव के स्तर पर थे, और उपचुनाव थे एक बड़े हिस्से में, तो वहां पर बीजेपी ने गेन किया है। और इन्हीं हालात में ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए 2019 में 303 सीट जीतने के बाद उसके बाद ही झारखंड और दिल्ली में क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। चलिए, मैं पश्चिम बंगाल पर आपको लाना चाहता हूं, हम आंकड़ों में ना उलझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये जो पश्चिम बंगाल में मुहिम मिशन 200+ की बीजेपी ने रखी है, आप विरोधी हैं, लेकिन आपको लगता है कि टीएमसी को डेंट लगाने वाली है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लगाने वाली नहीं है। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि लेफ्ट कांग्रेस का जो कंबाइन है, उनका जो कंबाइन वोट परसेंटेज 2019 में इलेक्शन में था, उससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम ग्राउंड के रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो रैलीज हो रहा है लेफ्ट का, वो किसानों की रैली जो वो कर रहे थे, उसमें बीजेपी का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, उससे ज्यादा लोग लेफ्ट के रैली में आज आ रहे हैं। तो टीएमसी का तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई लोकल नेता भी खड़ा हो जाए तो लाख नेता का लाख लोग आ जाते हैं। ठीक है निर्मल भाई, ठीक है निर्मल भाई, आपका मैसेज समझ में आया। आपका कहना है लेफ्ट और कांग्रेस का जो यहाँ पर वोट है वो कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। अनुज अत्रे साहब, आप तो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का वोट बैंक अगर अनिर्बान को टीएमसी की तरफ से इतना बड़ा लग रहा है कि वो बीजेपी को साइड लाइन कर सकते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले बिहार में इलेक्शन हुए हैं, आरजेडी को बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का लग रहा था, लेकिन आपके पास भी आंकड़े हैं 70 में से कितनी सीटों पर कांग्रेस गई थी, वो स्थिति आपको पता है। क्या आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में लेफ्ट और कांग्रेस या टीएमसी और कांग्रेस भी अगर साथ आ जाते हैं तो मिशन 200+ बीजेपी के उसको तोड़ सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं? उस हिसाब के लड़ जाते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में लड़ा गया था। अब बंगाल का चुनाव निश्चित तौर पर बंगाल की जनता जो लगातार बंगाल में हिंसा का माहौल बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, उससे लोग त्रस्त आ चुके हैं। आज बंगाल में विकास की बात नहीं करते हैं। जेपी नड्डा साहब गए हैं, बार बार जा रहे हैं, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जा रहे हैं। आप नकारात्मक राजनीति करने जाते हैं, आप बंगाल की सरकार की बुराई गिनाने जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गिनानी चाहिए, लेकिन आप भी तो सरकार हैं, केंद्र में सरकार में आप बैठे हैं, 7 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को बने हुए। आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बताते हैं कि बंगाल की जनता को आपने क्या दिया है? जो वायदे मोदी जी ने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में पूरे देश को किए थे, बंगाल की जनता से भी किए थे, क्यों नहीं बताया? एक समय था जब हमारी सरकार थी तो इस देश में औद्योगिकरण में 30% जो भागीदारी थी बंगाल की होती थी पूरे देश भर में। आज 3% पर आकर के घट गई है। 56,000 इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं इसी हिंसा के माहौल के कारण। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि कितनी उद्योग उन्होंने बढ़ाए हैं, कितनी सरकारी उन्होंने उद्यमी लगवाए हैं वहां पर, कितने अपने जो चहेते पूंजीपति हैं उनके कितने उद्योग वहां लगाए हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कुछ तो बताएं अपनी उपलब्धि का। वहां पर कितने हॉस्पिटल्स वहां पे केंद्र सरकार ने लगा दिए हैं, कुछ बता दे। आज लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज की बात करते हैं, जेपी नड्डा साहब जाते हैं तो उनके लिए सीआईएसएफ चली जाती है, राजनाथ सिंह जी जाते हैं तो केंद्रीय एजेंसीज वहां पर उनकी सुरक्षा में लग जाती हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग हैं वो। आपको किसने रोका आम जनता की सुरक्षा देने के लिए? नड्डा साहब के लिए तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। आम जनता को अगर आप वहां पे जंगल राज कहते हैं, लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप वहां पर जाकर के अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके या और जो है सिक्योरिटी एजेंसीज लगा करके वहां पे कानून व्यवस्था को क्यों नहीं आप दुरुस्त कराते हैं? प्रियंका टिब्रेवाल, लेकिन आपको राजनीति करनी है। ठीक है, प्रियंका टिब्रेवाल, तो इसी चीज का अभ्यास है, क्योंकि उनको इसी चीज की आदत है ना कि इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है। तो भाई ऐसा है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, गणतंत्र में बिलीव करते हैं। नड्डा साहब को सिक्योरिटी देना इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी जैसे नहीं है भाई हमारा। राजनाथ सिंह जी को आपने सिक्योरिटी दी है, वो इमरजेंसी लगा के दी। देखिए, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल में इस रेस में ही नहीं है। यहाँ की जनता ने इनको बहुत पहले नकार दिया है, यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी बात तो जनता बता देगी। जो अनिर्बान जी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ग्रोथ रेट क्या है, नहीं है, तो मैं उनको बताती हूँ और याद दिलाती हूँ कि हमारे सिर्फ 3 एमएलए हुआ करते थे।
और आज इनके जो पेड पोल स्ट्रेटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उन्होंने खुद कहा है कि 2 डिजिट पार नहीं करेंगे। यानी 3 से 99 पर इन लोगों ने खुद ही मान लिया है, विरोधी होने के बावजूद ये मान चुके हैं कि 100 तो हम लेकर के आएंगे ही। तो मैं आपको बताती हूँ 125 में हम लीड कर रहे थे, तो ये 25 जो है इसमें और 75 जोड़ लीजिए, 200 प्लस करके भाजपा दिखाएगी और उस वक्त मैं इनसे जवाब मांगूंगी। प्रियंका टिपरेवाल, अनिर्बान की बातों को आपने बड़ा गौर से सुना होगा। अनिर्बान का कहना है कि वहां पर कुछ भी हो जाए, बीजेपी अभी जो क्लाउड तैयार कर रही है वो क्लाउड दरअसल हकीकत में है नहीं, और पश्चिम बंगाल की राजनीति दिल्ली से चलने वाली राजनीति नहीं है। वहां पर वहीं का अगर कोई हो, और जैसे संकेत भी मिलने लगे हैं जिसका लगातार बीजेपी के नेता भी अब सवाल उठा रहे हैं, जो बाहरी बनाम बंगाली का एक क्वाइन टॉस किया गया है वो भी दिखने लगा है, तो क्या इतना आसान होगा मिशन 200+? देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो हमेशा विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, उसके बाद इन लोगों ने हिंदी भाषी बांग्ला भाषी किया, बंगाली बंगाली किया, अरे अब तो ये मुसलमान में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इनके अपने प्रवक्ता कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान है, वो बंगाली मुसलमान है। तो ये देखिए, इनकी राजनीति करने का तरीका ही यही है। मगर यहाँ की जनता तो ये समझ चुकी है। आप मुझे एक बात बताइए, आने वाले तूफान का अंदेशा हवा से ही पता चल जाता है, और हवा का रुख ये है कि सिटिंग मिनिस्टर्स इनके, सिटिंग एमपीज इनके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी रिजाइन कर रहे हैं। उसी से रुख समझ जाइए, जनता समझ रही है, और ये इतने अनाड़ी है कि ये नहीं समझ रहे। तो भाई ये तो मतलब अफसोस की बात है कि अगर ये नहीं समझ पा रहे तो। अनिर्बान, और कितने नेता इस कतार में खड़े हुए हैं जो ठीक एंड इस वक्त छोड़ के जाने की तैयारी में है अनिर्बान टीएमसी को? क्या टीएमसी को और झटके लग सकते हैं? मैं बताता, उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर 2 डिजिट पार करती है तो वो अपना प्रोफेशन। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए मैं इस वक्त दे दूं, और कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी ये खबर आई है, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आ चुकी है। खैर, हम बहस कर रहे थे राजनीति को लेकर, लेकिन ये खबर 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे तमाम पैनलिस्ट भी सुन ले, क्योंकि ये खबर भी कहीं राहत देने वाली है। कम से कम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम एजेंसी जो अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन सबकी मिलीजुली कोशिश कहा जाएगा। सेहत सबसे पहले है, और देशवासियों की सेहत सुधारने के लिए 16 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है। वैक्सीन का लगना शुरू होगा। सबसे पहले 3 करोड़ लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद इन तारीखों का ऐलान किया गया। 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। चलिए, एक बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को दे दी। हम लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात कर रहे थे, और ये जो वैक्सीनेशन शुरू होगा, इसका फायदा किसी एक हिस्से के लिए नहीं होगा, इसका फायदा पूरे देश को होगा। देश में कोरोना के को लेकर वैक्सीनेशन 16 तारीख से शुरू हो रहा है। अब अनिर्बान, आपके पास एक बार फिर वापस लौट के आता हूं। माफी चाहता हूं, मैंने आपको रोक दिया था। अपनी बातचीत अपने जवाब की शुरुआत करें वहीं जहां से आपने छोड़ा था। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर बीजेपी 2 डिजिट क्रॉस करता है तो वो अपना पेशा जो है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वो क्विट कर देंगे। तो मैं भी उनसे बीजेपी के प्रवक्ता से कहता हूं कि अगर बीजेपी 200 नहीं ला पाया तो क्या आप क्विट कर देंगे? क्या अमित शाह क्विट कर देंगे? अगर चैलेंज करना है तो ऐसे डायरेक्ट चैलेंज कीजिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि वो क्विट कर देंगे। आप भी कहिए 200 नहीं ला पाया तो हम क्विट कर देंगे। कह पाएंगे? हिम्मत है? जी प्रियंका, क्या इसी शर्त और इसी एक दूसरे को शर्त देने में ही सारी बातचीत पश्चिम बंगाल की होगी, या फिर कोई कॉन्क्रीट बातें भी की जाएंगी? हमारे पास समय नहीं है इन पर व्यस्त करने का, वेस्ट करने का, क्योंकि हम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हमें तो तैयारी करनी है डेवलपमेंट। तो हिम्मत नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो ट्विटर छोड़ देंगे। नहीं, वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ देंगे। नहीं, वो क्लैरिफाई कर चुके हैं। उनकी ट्वीट मैंने 4 बार पर दिखाई है। उन्होंने कहा नहीं, वो इंटरव्यू में
मानस ठीक है अनिर्बन, मानस दा के पास जाता हूं। मानस दा, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो एड्रेस ममता बनर्जी नहीं कर पाई अब तक पश्चिम बंगाल में, और जिसे एड्रेस कर सकती है अगर सरकार बदलती है तो? एक नया मुद्दा आ गया जो चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया जो जैसे विवेकानंद नेताजी का बात करते हैं, मोदी जी ने करते हैं, अमित शाह जी ने करते हैं, लेकिन अभी जो ममता जी ने जो कैंपेन किया सब जगह में बोला, बंगाली लोग बोलना शुरू कर दिया कि 23 तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 125 जन्मदिन है। तो ये प्रधानमंत्री जी बंगाल में आएंगे, पश्चिम बंगाल में आएंगे, ये अधीर चौधरी को टेलीफोन में बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये है जब 23 तारीख आएंगे, उस दिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पर उन्होंने राष्ट्रीय छुट्टी घोषणा। ठीक है, चुनाव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बीजेपी आ ही रहा है। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि क्या स्थिति है इस वक्त पश्चिम बंगाल की। जब मुद्दों की बात होती है तो शर्तें लगने लगती हैं कि इस शर्त पर ये हार जाएंगे या ये जीत जाएंगे, ये हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे फिलहाल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जनता का मुद्दा जब छूटता है तो विपक्ष जगह बनाता है, और जब विपक्ष जगह बनाता है तो सरकारों के लिए मुश्किल हो जाती है। चलिए एक बार फिर हम उसी बड़ी खबर पर लौट कर आ रहे हैं। 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले यह वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सुमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जी हाँ, बिल्कुल। जो खबर आ रही है वो ये है कि 16 जनवरी से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो कोविड के खिलाफ जो एक युद्ध स्तर पर जो तैयारियां चल रही थी वैक्सीन लाने को, और वैक्सीन लाने के साथ साथ उसको आम जनों तक पहुंचाने के लिए, तो जो बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको पहले वैक्सीन लगनी है, तो वो ऐसा है कि शुरुआत में 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर है पूरे देश भर में उनको वैक्सीन लगेगी। उसके बाद फिर जो 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, इस तरीके के जो लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर है, फिर उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और उसके बाद जो 47 करोड़ जो 27 करोड़ जो 50 साल से ऊपर वाले जो नागरिक हैं देश के, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो 50 साल से नीचे भी हैं लेकिन उनको और भी कई गंभीर बीमारियां हैं, जिनको कोविड का खतरा ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। तो जो शुरुआत होगी 16 तारीख से, वो होगी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाए जाने के साथ ही। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। साल भर से ज्यादा वक्त हो चुका है, साल भर से ज्यादा वक्त से देश कोविड-19 से के शिकार बना हुआ है, उससे जूझ रहा है। और अब वैक्सीन, चूंकि 2 वैक्सीन को परमिशन दी गई है इमरजेंसी यूज की, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों की खेपें भी जाना शुरू हो जाएंगी। ड्राई रन किया जा चुका है पूरे देश भर में। देश के अलग अलग जिलों में ड्राई रन भी किया गया है। ड्राई रन में सुनिश्चित किया गया था कि किस तरीके से जब वैक्सीनेशन होगा तो फिर किस तरीके से जो उसके बेनिफिशियरीज होंगे जिनको वैक्सीन लगनी है उनको लाया जाएगा, वैक्सीन को कैसे स्टोर किया जाएगा, कोल्ड चेन कैसे स्टेब्लिश की जाएगी, और उसके बाद किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी और लगाने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी, उस सब को लेकर देश भर में ड्राई रन भी हो चुका है। तो अब कोविड-19 से जूझ रहे इस देश के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, और जो खबर है वो ये है कि 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ विजय मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। विजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि मकर संक्रांति से शुरुआत की जाएगी, हालांकि अब करीब 3 दिन बाद 16 तारीख से शुरुआत होने की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश किस तरीके से तैयार है, और उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या होगी जो शुरुआती चरण में जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी? क्या कुछ शासन ने कुछ इसका आंकड़ा एकत्र किया है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि 14 तारीख से जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी। जाहिर है केंद्र सरकार 16 तारीख बता रहा है, तो 1-2 दिन आगे पीछे शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर तैयारियों की बात करें तो यहां पर 2 ड्राई रन जो है वो पूरे हो चुके हैं, और एक आखिरी ड्राई रन जो है वो 11 तारीख को होना है। और पूरे प्रदेश में ड्राई रन जो है वो किया गया था। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर थोड़ी बहुत परेशानियां आई थी, लेकिन ये फाइनल ड्राई रन में उससे भी सुधार
इंतजार करने की बात जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कही गई है। हालांकि वैक्सीनेशन को जो रखने की प्रक्रिया है उस पर पहले ही काम किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और पहले चरण में करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने की बात जो है वो कही गई थी। लेकिन अभी जो कल जानकारी आई है उसमें हर जिले का 10% का कोटा जो है वो बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर पंजीकरण के लिए भी जो है प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई है। जो लोग भी चाहें इसमें वैक्सीनेशन के लिए अपना पंजीकरण जो है वो करा सकते हैं। किसी को जबरन वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो अपनी सहमति देते हैं उन्हें वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक ऐप जो है वो इंस्टॉल किया गया है जिसमें अपने आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र के साथ में वहां पर पंजीकरण करवा सकते हैं। हालांकि फ्रंट लाइन वर्करों को सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया जाएगा। सबसे पहले उन्हें ही वैक्सीन लगेगा जिसमें हेल्थ वर्कर हैं, इसके अलावा पुलिसकर्मी है या सफाई कर्मी है या जो भी जुड़े हुए ऐसे लोग जो कि सबसे पहले ही किसी काम में लगाए जाते हैं, उनको यहां पर सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये प्रक्रिया, ये पूरी तरह से जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है और उसी प्रक्रिया के तहत यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार इंतजार कर रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से कब वैक्सीन भेजा जाए और उस पूरी प्रक्रिया को यहां पर शुरू किया जा सके। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त मुंबई से भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी खबर है तमाम दर्शकों के लिए और तमाम देशवासियों के लिए जो इस वक्त इस प्रसारण को देख रहे हैं। 16 तारीख तय हो गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग, जिस जंग को असली जंग माना जाए कि जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना का खात्मा शुरू हो सकता है, वो 16 से शुरू होनी है। महाराष्ट्र किस तरीके से तैयार है? हाँ बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान तो कर ही दिया है कि 16 तारीख से यानी मकर संक्रांति लोहड़ी के बाद से लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने जा रही है। मिल चुकी है कि किस तरीके से जो कोरोना का जो कहर बरपा हुआ है कैसे उसे छुटकारा मिलेगा, तो उसे मिलेगा वैक्सीन के जरिए और वैक्सीन लगनी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआती दौर में जैसा साफ 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में 2 बार ड्राई रन हो चुका है और ड्राई रन के तहत पूरी तरीके से सावधानियां देखी गई हैं कि कैसे कैसे कहां पर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 1-2 नहीं, करीबन 1800 सेंटर खोले गए हैं। 1800 सेंटर के आसपास जो गांव के आसपास है, शहरों में है, इन जगहों पर बाकायदा ध्यान दिया गया है। जो कि सबसे पहले देखिए आम लोगों को नहीं मिलने वाला है, जो फ्रंट वॉरियर्स जो वर्कर्स हैं जो उन लोगों को मिलने वाला है, तो उस तरीके से ही उस व्यवस्था की गई है। अगर हम मुंबई की बात कर ले, मुंबई में जो कोविड सेंटर्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अस्पताल हुआ करते थे, उन जगहों को बाकायदा वैक्सीन सेंटर बनाया गया था कि उन जगहों पर अभिषेक शर्मा, सुमित और साथ में विजय मिश्रा बने रहिए।